तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस लॉ की, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल अभी जो चल रहा है कि रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज, ये आपके केस में कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वी हैव डिस्कस आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ डेल्ट बाय द आर्टिकल 16, सबको पता है। तो कैसे इसका एप्लीकेशन पोर्शन, एप्लीकेशन में इसे कैसे काम आते हैं, जो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 और 16, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस केस में। स्पॉइल सिस्टम, मेरिट सिस्टम क्या है। स्पॉइल सिस्टम यूएस में होता था पहले 16-17 सेंचुरी में, और ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम सारा का सारा इस केस लॉज में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का कंटेम्प्ट क्या हाई कोर्ट इशू कर सकता है, तो बहुत सारे इसमें आएंगे आपको, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215। तो इस तरीके से हम चलेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का तो पता ही होगा, जो रेगुलर जॉब नहीं होती, अगर उसको गवर्नमेंट क्या देखा गया कि कुछ टाइम बाद रेगुलराइज कर देती है, तो क्या वो वैलिड है। तो ये सारी की सारी जो जर्नी है ना हम देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे क्या जब गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन आता है, तो उससे कुछ इसका लिंक है। जैसे मैंने रिजर्वेशन का बताया था, तो ऐसे ही जब रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस आती है, तो एक खास उस दौरान होती है जब इलेक्शन आने वाला होता है, इलेक्शन से पहले। तो इसका मतलब देयर इज सम कनेक्टिंग डॉट्स बिटवीन दीज पॉलिसीज जस्ट टू गेट द पॉलिटिकल माइलेज, ऐसा कुछ है, या on the consideration of the length service, reasonable service rendered by the employee। तो क्या है इसमें, तो इसमें हम सारा का सारा जुडिशियल डिसीजन देखेंगे और जो रिलेवेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो योगेश त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए योगेश त्यागी वाला जो केस है, अभी इस केस का जो फैसला आया 2018 में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तुम्हारे भी काम आ सकते हैं आगे ये चीज़ें। इसमें होता क्या है कि आपका इसमें यहाँ पर अब सबसे पहला हम आते हैं, आपको पता है हरियाणा कब बना, 1966 में। अब 1996 में इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली के। कभी कभार सरकार जल्दी भी गिर जाती है, तो 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि 96 में जिनकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है, पार्ट टाइम जो इंगेजमेंट थी जिनकी, उनको भी रेगुलराइज कर दिया। यानी एक प्रॉपर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कि प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होगा, और फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू उसमें प्रेस्क्राइब है, तो वो तो सारा ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके तब रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी। तो दिस इज़ व्हाट इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 16। लेकिन ड्यू टू सम एक्सीजेंसी, अब ऑफिसर्स के बाद या डिपार्टमेंट के पास क्या होता है, मान लिया आपका सेमेस्टर शुरू हो गया है, अब पता है कि रेगुलर जो रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की, वो तो बड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो फिर क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तो आप बहुत जल्दी भर्ती कर सकते हो। तो ऐसे में दिस इज़ कॉल्ड एक्सीजेंसी। तो एक्सीजेंसी में ये एम्प्लॉयर का राइट है कि जस्ट टू मीट आउट दैट एक्सीजेंसी आप कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट और शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया 2 साल जिनकी हुई, तो क्या हुआ कि आपने भाई 2 साल की सर्विस वाले ऐसे लोग जो काम कर रहे थे उनको रेगुलराइज कर दिया, और कंटिन्यूड 1997 में भी, 1990 में कुछ लेफ्ट ओवर केसेज रह जाते हैं, तो ये वो हैं। अब 2004 में क्या हुआ, जिसकी 3 ईयर्स की सर्विस होगी तो वो भी रेगुलराइज कर दिया, क्योंकि 2004 में भी इलेक्शन आया था। तो 2009 में आप फिर इलेक्शन आया, लेकिन उस समय तक क्या हुआ, एक डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि उमा देवी का केस आता है 10 अप्रैल 2006 को, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अब बहुत हो चुका है तुम्हारा ये ड्रामा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, ये 1 टाइम मेजरमेंट देंगे, इट कैन नॉट फ्लो इन परपेचुटी, हमेशा के लिए। क्या आप ऐसा कीजिए, बैकडोर एंट्री कीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट लगाइए, और फिर कुछ टाइम के बाद जब इलेक्शन आएगा नेक्स्ट, उस समय फिर उनको रेगुलराइज करते जाइए। तो दिस प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। तो काफ़ी अगर आप देखोगे तो 40% किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हैं। और इस तरीके से, यानी जब कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो अब तो फिर भी रिजर्वेशन आ गया, पहले रिजर्वेशन नहीं था, तो एक तो वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन हो रहा है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया कंपटीशन फेस नहीं हो रहा है, तो यानी इट अमाउंट्स टू बैकडोर एंट्री, राइट। तो इस तरीके से फिर इन्होंने क्या किया कि उमा देवी गाइडलाइंस को फॉलो किया, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा है सवेरे। तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि भैया आगे से ऐसा कुछ बैकडोर एंट्री नहीं होगी, और इस तरीके से नहीं होगा, अगर कोई किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा, राइट। तो वो फिर 2011 में फिर क्या हुआ कि सरकार को फिर याद आई, और सरकार ने 2011 में क्या है, 10 ईयर्स जिसकी सर्विस होगी फिर रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आ गई। जबकि यहाँ कहा था उमा देवी के केस में कि 10 अप्रैल 2006 इस डेट तक जिसके 10 ईयर हो गए हैं, उसको अब नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी 10 अक्टूबर तक आप उसको रेगुलराइज कर लीजिए, वो ठीक है। फिर भी क्या हुआ कि जैसे केसरी वाला केस आया,
एक पीछे, तो यहाँ पे वन टाइम मेजर को एक्सप्लेन किया कोर्ट ने कि वन टाइम का मेजर ठीक है, आप जिस डेट तक आपके अगर नहीं हो पाए हैं 10 अक्टूबर तक तो ठीक है, लेफ्ट ओवर केसेस को आप लेकिन नए केसेस कंसीडर नहीं करेंगे। 10 ईयर ऑफ सर्विस जो है आपकी वो इस क्वालिफाइंग डेट तक हो चुकी होनी चाहिए, यानी 10 अप्रैल 2006 तक 10 ईयर की सर्विस अगर किसी की है तो उसी का जो रेशनलाइजेशन का केस है, रेगुलराइजेशन का केस है, वही कंसीडर किया जाएगा, बात का नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टॉप पॉइंट आफ्टर विच नो रेगुलराइजेशन वुड टेक प्लेस एट एनी कॉस्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक तो होती है इलीगल अपॉइंटमेंट, एक होती है इरेगुलर अपॉइंटमेंट। तो इलीगल अपॉइंटमेंट और इरेगुलर अपॉइंटमेंट में तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स वो होती हैं जो उमा देवी केस में साफ साफ बोला कि कोई बंदा अगर कोई है एम्प्लॉय वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर किसी पोस्ट के लिए मान लिया 12th चाहिए और वो 12th है ही नहीं है, उसकी कंपार्टमेंट है, और फिर भी उसका अपॉइंटमेंट उसको इशू कर दिया, तो दैट इज़ इलीगल अपॉइंटमेंट। इरेगुलर अपॉइंटमेंट होती है कि वो एलिजिबल तो है लेकिन ड्यू प्रोसीजर कहीं लैप्स हो गया है, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली है या सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर नहीं है, तो यानी उसके साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो वो इरेगुलर अपॉइंटमेंट है। तो इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स मे बी मेड रेगुलराइज्ड बट दैट इज़ ट्रू बिफोर दिस कट ऑफ डेट। लेकिन स्टेट्स लगे रहते हैं, स्टेट्स की इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ भी लगी रहती हैं, जो आर्टिकल 12 में हमने बताया रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे 2014 में क्या होता है कि आपका मीनवाइल क्या होता है कि 2011 में इसमें जो आपने केस देखा होगा, इसमें एक वैकेंसीज निकल के आती हैं, और वो वैकेंसीज निकल के आती हैं आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 29 नवंबर 2013 को। HPSC ने बहुत सारी पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक केस भी पहले आया था और उस केस में बोला था कि भैया आप ये है ना रिक्रूटमेंट इनिशिएट कीजिए, ठीक है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला है ये सिर्फ एक्सीजेंसी पर्पज़ के लिए होता है, आपने इसको फुल टाइम बना रखा है। तो इसका फिर 2014 में क्या होता है, सिंगल बेंच का फैसला आता है और उसने डायरेक्टेड किया। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई HPSC विल मेक इट्स रिकमेंडेशन क्वालिफाइंग, बिल्कुल क्लियर कट हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि भाई आप 15 नवंबर यानी तकरीबन देख लीजिए आप 15 नवंबर 2014 तक आप क्या है कि HPSC अपना पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर लेगी। आपको पता है रिक्विजिशन जाती है HPSC के पास स्टेट से, HPSC फिर उसका सिलेक्शन करती है कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, और जब वो लिस्ट की रिकमेंडेशन जो लिस्ट है वो स्टेट को वापस भेज देती है, और फिर स्टेट उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है। और ये 31 दिसंबर 2014 तक ये था कि इनकी अपॉइंटमेंट कर दी है। लेकिन मीनवाइल सरकार को क्या ध्यान आया, सरकार को ये ध्यान आया, अरे अभी तो अक्टूबर 2014 में असेंबली का इलेक्शन भी है, और ये जो कोर्ट का जो आपका जो डायरेक्शन थी कि कब तक अपॉइंटमेंट करनी है, 31 दिसंबर 2014 तक अपॉइंटमेंट कर लेनी है। अक्टूबर के महीने में इलेक्शन था, इनको इमीडिएटली याद आया, तो ये क्या करते हैं, बोला कोई बात नहीं, अभी 16 जून चल रहा है, हम एक काम करते हैं, हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, ABCD सब ले लिए, BCD भी ले लिया, और फिर इसके बाद एक और काम के दिया इस केस में, तो क्लासिक कर दिया जो 7 जुलाई को निकल गया, बैक टू बैक रेगुलराइजेशन पॉलिसी आ रही है। इसमें तो ये कर दिया कि कट ऑफ डेट 2014 है ना, यहाँ तक जिसके 3 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 2018 तक भी जिसके 10 ईयर्स हो जाएंगे, जब उसके 10 ईयर्स हो जाएंगे तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। यानी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्यूचरिस्टिक पोस्टें, फ्यूचर की पोस्टें। आज आपने LLB कर ली और कल आपका आज मान लिया जुडिशल का पोस्टें हैं, और मान लिया कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हो जाती हैं जुडिशल सर्विसेज में, और वो बोल दें कि भाई जिसके 2000 मान लिया आज 2024 है, आप आज LLB कर जाते हैं, और फिर ये बोल दें कि 2028 या 29-30 तक भी जिसके 10 साल हो जाएंगे इन कॉन्ट्रैक्चुअल पे जो लगे हुए हैं जुडिशल, इनको हम रेगुलराइज कर देंगे, तो दे विल ईट, दे विल कंज्यूम द फ्यूचर पोस्ट। यानी आपके जो फ्यूचर आप एलिजिबल होते ही आपकी वो पोस्टें कम हो गई हैं, तो देर इज अ सब्सटेंशियल लॉस इन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज विच आर टू बी एडवर्टाइज बाई द HPSC फॉर द जुडिशल पोस्ट, है ना। तो आर यू गेटिंग, आप समझ रहे हो मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। यानी आपने फ्यूचर में ही तो ऐसी क्या मारा मारी थी, बिकॉज दे नो दे वॉन्ट टू टेक द लिवरेज ऑफ दिस रेगुलराइजेशन पॉलिसी कि भैया अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और आगे के भी जो 4 साल तक अगर किसी के 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो वो भी रेगुलराइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या था कि भाई द गवर्नमेंट थॉट कि आम जो आदमी है ना, दे वुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट वी आर सो लीनियंट, वी आर सो मच कंसर्न अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, बट अल्टीमेटली दे नो कि दिस टेस्ट विल नॉट स्टैंड विद द जुडिशल स्क्रूटनी, ये जुडिशल स्क्रूटनी में पास नहीं हो पाएगा,
इट अमाउंट्स टू द फुलफिलिंग ऑफ द फ्यूचरिस्टिक पोस्ट। और जो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता रखा है, फ्यूचरिस्टिक पोस्ट कैन नॉट बी टेकन अवे लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारे के सारी, तो इस केस में क्या था, जो मैं योगेश त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बात कर रहा हूँ, ये सारा पॉलिसीज थी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हिस्टोरिकली ऐसे चला है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द स्पॉइल सिस्टम वर्सेस द मेरिट सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम जो था आपका 16 और 17 सेंचुरी में यूएसए में था। तो यूएसए में स्पॉइल सिस्टम क्या था कि आपका जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आप उसी कन्वेंसिंग पे जाओ, उनके लिए वोट मांगे, तो इफ़ दैट पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू द पावर, तो that political parties, due to your affiliation with that political party, they will issue the appointment letter to you, right? Or the moment after next elections, if other party comes, you will be fired. The other party will take its own man against. So this is the spoil system. यानी there was no place of meritocracy. There was no place of due procedure of law. But merit system क्या कहता है? Merit system ये कहता है कि proper the due procedure would be followed. The advertisement should be floated in the open market. The due process recruitment rules should be followed, like written interview, whatever the procedure prescribed under the recruitment rules, जो recruitment rules के अंदर है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट। तो दिस इज द मेरिट सिस्टम। तो ये कोर्ट ने इन सभी केसेज में बोला है कि वी आर ऑलमोस्ट समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड दिस स्पॉइल सिस्टम बाय फॉलोइंग दिस रेगुलराइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज। भाई वाई 30 और 40%? बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि देयर इज द पॉलिटिकल कंसिडरेशन, द वोट बैंक कंसिडरेशन, उसकी वजह से रेगुलराइजेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको समझ में आ गया स्पॉइल सिस्टम और मेरिट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो विच सिस्टम इज बेटर? मेरिट सिस्टम, ठीक है ना। बट जो बेचारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो ये कहेंगे जी समटाइम्स स्पॉइल सिस्टम है भी अडॉप्टेड। ठीक है ना। अब उनकी भी अपनी समस्या है कि देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पे आपने लगाया, आप रेगुलर वैकेंसीज निकाल नहीं रहे हैं 8-8, 5-5, 10-10 साल। बाय दैट टाइम उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हो जाती है 5, 8, 10 साल, और बाय दैट टाइम दे बिकम द 40-year-old, सम मे बी ओवर एज, तो वेयर दे विल गो। तो इट इज़ अ इनहेरेंट फॉल्ट मेजरली ऑन द स्टेट। क्यों नहीं वो रेगुलर टाइम पे रेगुलर पोस्टें निकाली उन्होंने? द स्टेट हैज़ मेड देम टू ओल्ड ग्रो and forced to become our age. Somewhere it may be 35, in some states it may be 40, 42, somewhere it may be 32. Are you getting my point? तो हम दोनों साइड से इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाइए 1980s और 2000 में ना एक जुडिशल ट्रेंड भी होता है। जुडिशल ट्रेंड इवन यानी जुडिशरी किस तरफ डिसीजन दे रही है। तो यहाँ पर जो था जिसके 240 कैजुअल डेज हो जाते थे, और तो फिर वो क्या था कि रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम कर देते तो कोर्ट भी उनकी साइड ऑर्डर दे देता। तो ये सिस्टम भी काफ़ी परपेचुएट हुआ। फिर कोर्ट ने रियलाइज़ किया इससे क्या नुकसान हो रहा था। एक तो जो एम्प्लॉयर था वो डर रहा था कि 240 डेज से मैंने ज़्यादा रखा इसको तो ये रेगुलराइज पक्का हो जाएगा, और अगर हम नहीं रखते हैं तो जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्क है, वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के भी इश्यूज़ भी थे। फिर उसके बाद क्या है कि जो ये पॉलिसी जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें साफ और साफ एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, टू सर्कमवेंट। आपके इस डिसीजन में सर्कमवेंट होता है कि किसी चीज़ को बाईपास करना, किसी चीज़ को बाईपास करना। तो जो कोर्ट का ऑर्डर था हाई कोर्ट का इस स्टेट को कि भाई आप रेगुलर रिक्रूटमेंट कीजिए, और आपने रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाके और वो पोस्टें रिड्यूस कर दी। मान लिया अगर मैं कहता हूँ इंग्लिश के प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 पोस्टें दी, और बाई चांस 150 पोस्टें आपने रेगुलराइज कर दी, तो 50 पोस्ट ही रहेगी। तो आपका जो सब्सटेंशियल राइट ऑफ कंसीडरेशन फॉर लार्जर पोस्ट विच हैज़ बीन रिड्यूस टू द लोअर पोस्ट, ठीक है ना, यू आर डायरेक्टली अफेक्टेड। तो यू हैव लोकेस्ट स्टैंडाई, यू हैव राइट टू चैलेंज। और ऐसे ही ये लोग गए, योगेश एंड अदर्स लोग गए कोर्ट में। तो यहाँ पर जो वन टाइम मेजर था आपका, अब हुआ क्या, देखिए कमाल की बात है, जब मैं पॉलिसीज़ देख रहा था तो 2011 में भी क्या था, वन टाइम मेजर, 2014 में भी वन टाइम मेजर, और अभी गवर्नमेंट ने जस्ट जो कुछ दिन पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जॉब सिक्योरिटी बिल ऑर्डिनेंस लेके आए थे 2024 का, उसमें भी वन टाइम मेजर। तो वन टाइम, व्हाट इज़ अ वन टाइम मेजर? बट जस्ट यू मेंशन इन एवरी पॉलिसी वन टाइम मेजर, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर कुछ इलेक्शन आएगा 2029 का, तो उसमें भी वन टाइम मेजर। तो वन टाइम, व्हेन दिस वन टाइम मेजर विल एंड? तो कोर्ट ने इस केस में कहा है कि इट इज़ अ सीरियस फ्लॉ, वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द स्टेट कंसिडर एज ए वन टाइम मेजर कॉन्सेप्ट। वन टाइम मेजर कॉन्सेप्ट वो था कि जो 10 अप्रैल 2004 का जो जिसके 10 ईयर्स हो गए थे,
किसी के केसेस रह गए हैं, किसी ने स्टेट ने पॉलिसी नहीं बनाई है तो वो पॉलिसी बनाने में डिले हो गए, ठीक है ना, तो उनको वन टाइम मेजर किया था। वो एक बार जो लॉट है 10 अप्रैल 2006, दैट इज़ अ कट ऑफ डेट फॉर ऑल स्टेट्स, यूनियन, ऑल इंस्ट्रूमेंटलिटीज़, ऑल यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, एवरीथिंग, उनके लिए था कि अगर कुछ रह गए हैं, मान लिया मैं एक बात करता हूँ, डिपार्टमेंट में 10,000 पोस्टें विच आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द रेगुलराइजेशन एज पर द उमा देवी केस 3,000 हो गई हैं, 7,000 रह गई हैं। हो सकता है कि वो आपकी 10 अक्टूबर 2006 से बियॉन्ड चली गई हों, 2011, 12, 14, 16 वो भी चलेंगी, लेकिन कट ऑफ डेट इसमें फॉल करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा 2007 में लगा और 2007 से 2017 में 10 ईयर हो गया और बोला जी उमा देवी केस इज एप्लीकेबल टू मी। नो, उमा देवी केस इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम, क्योंकि यू आर बॉर्न इन 2007 और अब आप 17 आ गए हैं, 10 साल का वेट कर रहे थे आप स्लोली, और 10 साल का वेट होने के बाद अब आप नाउ यू आर सीकिंग फॉर द रेगुलराइजेशन पॉलिसी। दैट इज क्लियर कट ब्रीच ऑफ उमा देवी जजमेंट। सुनाई बात आपको? तो ये आपका ML केसरी वाले केस में यही चीज़ है, वन टाइम मेजर एक्सपेंस, बार बार कोर्ट यही कहता रहा है। और स्टेट ऑफ उड़ीसा वाले ममता मोहंती वाले केस में तो कहा है कि इवन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब द नोटिफिकेशन, द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एडवर्टाइजमेंट शुड बी फ्लॉटेड इन टू द ओपन मार्केट। उसके लिए भी नोटिस होना चाहिए, ड्यू प्रोसीजर उसके लिए फॉलो होना चाहिए। ये नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आप जस्ट फ़ोन करके किसी को बुलाओ और अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। द टाइम हैज़ गॉन, नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मेरिट सिस्टम रेदर देन द स्पॉइल सिस्टम। अब ये टॉपिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा अगर मैं बोलूं कि क्या रिजर्वेशन सिस्टम से वी आर कंप्रोमाइजिंग मेरिट सिस्टम एंड लीडिंग टूवर्ड्स सम शॉर्ट ऑफ द स्पॉइल सिस्टम। वो इस टॉपिक से बाहर हो जाएगा, अभी उसको हम कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन से, बिकॉज रिजर्वेशन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए द स्पॉइल सिस्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेरिट सिस्टम। ठीक है, अब आ जाइए, कैन द हाई कोर्ट इश्यू द कंटेम्प्ट नोटिस इन द वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, बार बार देखा जा रहा है कि यार स्टेट्स है ना रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अगर राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, अलग अलग स्टेट्स में आपने देखा होगा कि इलेक्शन चलते रहते हैं, एक ही वन वे नहीं होता है। अभी वो कमेटी बनी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट के उसमें कि भाई एक साथ ही लोकसभा और आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे, पर दैट इज टीडियस टास्क, लेट अस सी व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो अब बात आती है कि देखा कि भाई इस पूरे स्टेट्स में अलग अलग स्टेट से अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आ रहा है, कोई 10 ईयर लगा रहा है, कोई 5 ईयर लगा रहा है, कोई 3 ईयर लगा रहा है, कोई 2 ईयर लगा रहा है। हरियाणा में भी हमने देखा 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर और अभी 3 ईयर, और फ्यूचरिस्टिक पोस्ट पे भी लगा दिया हरियाणा ने। ठीक है ना, तो कोई सिमेट्री नहीं है, उमा देवी के केस की कोई कंसिडरेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है इन केसेज में भी, आपका ML केसरी वाले केसेज में, कि इफ़ एनी ऑफिसर मिसगाइड इट्स पॉलिटिकल बोस or do not comply with the direction of the Supreme Court, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में भी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट ऑफिसर्स। तो चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट ने कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का जो फैसला है 2018 का, कि वी आर थिंकिंग अबाउट टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी हरियाणा टू ब्रिंग द सच रेगुलराइजेशन पॉलिसी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस उमा देवी जजमेंट। ठीक है, बट बिकॉज द कंटेम्प्ट वॉज कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये मैटर कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता, अभी जा चुका है ये स्टेट हरियाणा स्टेट जो अपील में गई हुई है, अभी दिस मैटर इज सब जुडिस विद द सुप्रीम कोर्ट, SLP स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 जो मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ। समझ आई बात? अभी उनको बोल दिया कि दे विल कंटिन्यू, बट ठीक है ना, तो उनको टाइम दे दिया था कि आप इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए और इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे दीजिए एज का। ठीक है ना, लेकिन स्टेट ऑफ हरियाणा क्या है कि अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में। लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, और जो फैसला आएगा उस जजमेंट को जरूर पढ़ना आप लोग। वो ये सारी चीज़ें रिविजिट होंगी दोबारा से उस जजमेंट में, कंट्री के टॉप लॉयर्स डिस्कस करेंगे। उमा देवी का केस ज़बरदस्त तरीके से इस पर डिस्कस होगा। ठीक है ना, और उमा देवी का केस 5 जजेस बेंच का है, जब बाकी के जो जजमेंट हैं या तो 3 जजेस के हैं या 2 जजेस के हैं, तो उमा देवी का केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। तो स्टिल आपको पता है कि उमा देवी को रिवर्स करने के लिए या तो 5 से फिर 7 जज चाहिए या 9 चाहिए। तो स्टिल द उमा देवी जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड ऑन दिस पॉइंट। तो अब यहाँ पर जो आपका अब बारी आती है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम कंटेम्प्ट की सोच रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि हम क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का कंटेम्प्ट किया है,
तो 129 में सुप्रीम कोर्ट ही इंटरटेन कर सकता है, इशू कर सकता है कंटेम्प्ट नोटिस। अंडर आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट या तो खुद के कोर्ट का या उससे सबॉर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का नहीं है। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी को भी छोड़ दिया इस केस में। अदरवाइज हाई कोर्ट ने एक बार माइंड इसमें अगर आप देखोगे तो ये कहा है, मैं बोल रहा हूँ, एज द ऑफिसर हैव नॉट मेंडेड देयर वेज, अपने आप को सुधारा नहीं चीफ सेक्रेटरी ने। वी कंसिडर्ड इशूइंग नोटिस टू द चीफ सेक्रेटरी फॉर द वायलेशन लॉ लेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बट कैन नॉट एक्सरसाइज जुडिक्शन इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वितुस ओब्रॉय वर्सेस कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन 2017 का। तो 2017 में ये देखिए ये जजमेंट आया 18 में, ये जो ओब्रॉय वाला केस 2017 में आ चुका था। तो इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी स्टेट का जो डबल एजी थे तो उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बचाने के लिए ये जजमेंट बता दिया 2017 वाला कि माय लॉर्ड आप इशू नहीं कर सकते कंटेम्प्ट नोटिस, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का वायलेशन है और आप सुप्रीम कोर्ट से लोअर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब को इसमें नोटिस मोशन चाहिए। तो यहाँ इस केस में देखो आप कितनी कितनी चीज़ें सीख रहे हैं, राइट। तो फिर इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो वन टाइम ये मिस्ट्री है अपने आप में, बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आपका कंटेम्प्ट पावर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। जब आप एक जजमेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इस पर लागू नहीं है कि आपने 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स अगर आपने सर्विस दे दी है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल और वेजेस पे, और तो क्या आपका राइट एक्रू हो गया, यानी आप लेजिटिमेट अपने आप में ड्रीम में सोचने लग जाएंगे कि यू वुड बी रेगुलराइज। बोला नो, इट इज़ फॉलिसियस, इट इज़ ऑन द रॉन्ग नोशंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो एज पर रूल ही होगी आपकी, या सिमिलरली सिचुएटेड लोगों को कर दिया और आपको ना किया हो, देन इट मे बी टर्म्ड एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। मैं तो कहूँ ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, मैं तो कहता हूँ इसको इलेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, दैट वुड बी टू मच, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इस केस में तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा है, अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल के अपॉइंटमेंट लेटर भी ये भी लिखा जाए ना कि आफ्टर 2 ईयर और 5 ईयर यू वुड बी कंसिडर्ड फॉर द रेगुलराइजेशन सब्जेक्ट टू योर वर्क कंडक्ट, अगर रिपोर्ट आपकी प्रॉपर है तो कोर्ट ने तब भी कहा है स्टिल इट वुड बी वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 16, क्योंकि जो आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया उस केस में, इसलिए सब्सिक्वेंट के जो पैचेज हैं वो आपको आपकी जॉब को लीगलाइज नहीं कर सकते, रेगुलराइज नहीं कर सकते। सुनाई बात आपको। रेगुलराइजेशन बिजनेस इज नॉट ए साइड विंडो ओपन टू द वैलिडेट इरेगुलर और ऑब्लिक इलीगल अपॉइंटमेंट। और कोर्ट ने बाद में तो यहाँ तक के भी डिसीजन दिए हैं, अगर आपने एप्लीकेंट एलिजिबल है, सारा कुछ है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी में उसकी अपॉइंटमेंट की और तब प्रोसीजर से कंप्रोमाइज़ किया है तो वही केस रेगुलराइजेशन के लिए कंसीडर हो सकते हैं, वन टाइम, वो भी इस डेट तक के, ठीक है, अदरवाइज नहीं। कोई एक्सीजेंसी है नहीं, आप वैसे ही लोगों को लगाए जा रहे हो और फिर कुछ टाइम के बाद आप उनको रेगुलराइज करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये कोर्ट ने कहा इस केस में ब्लंटली। और हाई कोर्ट ने भी मेंशन किया है, इट हैज़ बिकम द डार्क बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द ऑफिसर्स अंडर द ग्रैब ऑफ दिस रेगुलराइजेशन पॉलिसी दे आर फैचिंग मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, जो जिनको रेगुलराइज होना है और पैसे लेके भी रेगुलराइज किया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी आई हैं, कोर्ट ने इसे मेंशन किया है। एक कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं इस पैरे को थोड़ा पढ़ूंगा, इट गिव्स ए कट ऑफ डेट, लास्ट 70 पैरा इसका, विच इज मोर देन 4 ईयर इवन आफ्टर डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। 4 ईयर यानी 2014 में पॉलिसी इशू की और 2018 तक के लोग कवर कर लिए ना इसमें। फ्यूचरिस्टिक, मैं बार बार फ्यूचरिस्टिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। इट इज़ अ ग्रैबिंग और कंज्यूमिंग ऑफ द फ्यूचरिस्टिक पोस्ट, यानी जो अभी निकली भी नहीं है, आप फ्यूचर की पोस्ट और कंज्यूम करा रहे हो जस्ट जाते जाते इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है, द कोड ऑफ कंडक्ट वॉज टू बी नोटिफाइड इन स्टेट ऑफ असेंबली हेल्ड इन अक्टूबर 2014, और ये अक्टूबर 2014 में इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, इसलिए ये देखो सितंबर तक का मामला चल रहा है और ये अक्टूबर में है। तो कितनी स्पीड से रेगुलराइजेशन आता है उस इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे कहा है कि इनफैक्ट एट दिस स्टेट वॉज इन हरी टू पास द ऑर्डर विच मे और मे नॉट स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी सो दैट दे कुड क्लेम द क्रेडिट एंड लीव इट टू द कोर्ट्स टू एडजुकेट अपॉन द इश्यूज एंड टेक द डिस्क्रेडिट।
यानी कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि ये दीज पॉलिटिशियंस, ये आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आएंगे और क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद दैट पॉलिसी ऑब्वियसली दे नो वेल कि इट विल नॉट स्टैंड द जुडिशियल स्क्रूटिनी, ये कोर्ट में जाके केस गिर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उमा देवी और इन सब केसेज के अगेंस्ट है उसकी डायरेक्शंस, ठीक है, वो पॉलिसीज़। तो उस केस में फिर क्या होगा, तो पीपल विल ब्लेम द कोर्ट्स और दे विल टेक द सिंपैथी कि हमने तो आपको रेगुलराइज कर दिया था, लेकिन कोर्ट का फैसला आ गया, तो क्या किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोर्ट ने तो बल्कि बोला है, ये इसमें साफ साफ जजमेंट में लिख दी है बात। तो आई होप अब इस तरीके से कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन दी है, तो कोर्ट ने फिर क्या हुआ कि इसमें आपको रिट ऑफ सर्श्योरी, मैं बार बार बोलता हूँ रिट ऑफ सर्श्योरी क्या होता है, ऑलरेडी जो पॉलिसी थी इसको क्वेश कराना था। सर्श्योरी तभी इशू होती है ऑलरेडी पास द ऑर्डर्स, उसको क्वेश करवाना है, तो रिट ऑफ सर्श्योरी इसमें पास हुई। तो कोई भी रिट डलती है तो कोई ना कोई तो 5 में से रिट होगी, है ना। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि ये कौन सी रिट है, तो इट इज़ अ रिट ऑफ सर्श्योरी, राइट। और कोर्ट ने फिर मैंडेमिस, रिट ऑफ मैंडेमिस, जल्दी आपने देखा होगा कि जब भी हम भी केस डिस्कस कर रहे हैं, एक साइड तो आएगा रिट ऑफ सर्श्योरी, उसको क्वेश कराना, और दूसरी डायरेक्शन आएगी रिट ऑफ मैंडेमिस कि जस्ट टू डू इट, यानी कोर्ट को फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि भैया 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसको रिक्रूटमेंट, तो इमीडिएटली। लेकिन योगेश त्यागी वाला जो केस है, मैंने आपको सुबह भेजा था, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी SLP डल चुकी है आर्टिकल 136 में, लेट अस सी कब ये केस आएगा। लेकिन 18 है, आप देखिए अब 24 आ चुका है, 6 साल, तो ये 14 की पॉलिसी है, अभी हम 10 साल की जर्नी पार कर चुके हैं, यानी जो लोग लगे हुए हैं 10 साल की है, तो कितनी अनसर्टेनिटी में रह रहे होंगे वो लोग, कितना मजाक बना हुआ है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाँ, मेरी सिंपैथी है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ कि आप इतना मौका ही ना दें कि भाई उन लोगों बेचारे वो कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कीजिए कि रेगुलर रिक्रूटमेंट आप एनुअली बनाइए, एनुअल फीचर बनाइए, और टेक द बेस्ट टैलेंट बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। अब मैं इस पर बात करता हूँ कि इस जजमेंट में आपको जजमेंट के अलावा और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने चीफ सेक्रेटरी की साइट पे जाके देखा था, 29 मई 2007 का ये ऑर्डर है कि हम कभी भी आगे से रेगुलराइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने फिर 2009 में रिसेंडेड कर दिया, लेकिन ये फिर 2011 में फिर रेगुलराइजेशन लेके पॉलिसी आते रहे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चलता रहेगा। और अब जॉब सिक्योरिटी एक बीच का रास्ता निकाल लिया है कि भाई हम रेगुलराइज तो नहीं कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे देंगे, दे मे कंटिन्यू विद द सेम स्केल और विद लिटिल बिट इनहेंसमेंट टिल द रिटायरमेंट, सम शॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज, जैसे भी गेस्ट टीचर स्कूल का चला हुआ है। तो देखिए, तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, एक तो हमने क्या सीखा, स्पॉइल सिस्टम क्या है, मेरिट सिस्टम क्या है। दूसरा हमने देखा कि 240 कैजुअल डेज कॉन्सेप्ट कैसे चला, फिर फिल्टर हो गया 1990s के बाद। फिर हमने देखा अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, परनीशियस कंसिक्वेंसेज, एविल कंसिक्वेंसेज, बहुत खतरनाक। तो आप ऐसे जो वर्ड्स हैं ना, उनको नोट करना शुरू कर दो अपने डायरी में। मुश्किल से 150-200 वर्ड्स हैं, अगर आपने सीख लिए तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है, लीगल ड्राफ्टिंग, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। परनीशियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब जिस्ट, एक इसमें सेकंड पेज पे जिस्ट है, GIST, जिस्ट, यानी क्रक्स ऑफ द पिटिशन क्या है, क्रक्स ऑफ कंटेंट इशू क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, J&K। तो जिस्ट का मतलब समझ गया। तो स्टार्ट यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। सर्कमवेंट मैंने बता चुका हूँ, जैसे रेगुलराइजेशन, इसको सर्कमवेंट, कोर्ट के ऑर्डर को सर्कमवेंट यानी उसको सप्रेस करने के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आए, सर्कमवेंट ये वर्ड है। आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, अब डॉक्ट्रिन देखिए, इसमें ये भी बात आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। कोर्ट ये बोलता है कि आपका बीइंग ए कोर्ट, आपका काम है पॉलिसीज़ को देखना जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैलिड और नॉट है, लेकिन हमारा भी काम है पॉलिसी बनाना। तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अस टू फ्रेम द रेगुलराइजेशन पॉलिसी, हम बनाते रहेंगे क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है। तुम्हारा काम है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फॉलो करना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना, टू एडजुडिकेट, ठीक है ना। हमारा काम है पॉलिसी बनाना, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव वी विल कीप फ्रेमिंग द रेगुलराइजेशन पॉलिसी। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। अब आपने कॉन्स्टेंट डॉक्ट्रिन सेपरेशन, तो इसको कनेक्ट कीजिए इस केस के सिवाय कि डॉक्ट्रिन सेपरेशन कैसे, अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन मैंने बता दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टिमेशन भी एज ए रूल और प्रोसीजर ही होता है, ऐसे नहीं कि ड्रीम लिया कि मेरे से पहले ऐसा होता रहा है तो अभी भी ऐसा हो जाएगा। वन टाइम मेजर हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड आपका इलीगल अपॉइंटमेंट भी बता दिया है, ठीक है। तो आई होप विद दिस टुडे केस लॉ इज ओवर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए आप। कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू।